प्यारे बच्चों, जैसा कि भारत में राष्ट्रवाद के सेंस में हम लोग पिछले दिनों दो आंदोलन देखे थे, सत्याग्रह आंदोलन, असहयोग आंदोलन। सत्याग्रह आंदोलन क्या चरण था, क्या परिस्थितियां थी। फिर दूसरी चीज हम लोगों ने देखा था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन को भी हमने कई पार्ट में देखा था और उस पार्ट में हमने ये देखा था कि शहरी क्षेत्र में लोगों की क्या सोच थी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की क्या सोच थी। परिस्थितियां बदलते गई, क्योंकि आपने कल देखा था असहयोग आंदोलन फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था। अब देश के सामने एक समस्या आ गई, तो एक नया विचार आया, जैसा कि आप हेडिंग दे सकते हैं, सविनय अवज्ञा की ओर। सविनय अवज्ञा की ओर लोगों का ध्यान कैसे गया, थोड़ा सा हम इसके पहले आपको आपके बचपन पर ले चलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चीज आप मम्मी से, पापा से, या अपने से बड़े से या छोटे से मांगते हैं, तो उसका एक पैटर्न होता है कि यह उसकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उसकी इच्छा नहीं होती है देने की और आपकी आवश्यकता सबसे प्रबल होती है। ऐसी स्थिति में आपका संतुलन बिगड़ भी सकता है और सकारात्मक भी हो सकता है यदि वो दे रहा है। कुछ इसी तरह का परिदृश्य सविनय अवज्ञा की ओर में भी देखने के लिए मिलता है। अगर स्टेप बाय स्टेप समझेंगे आप, तो सभी कारणों के जड़ में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और धार्मिक यही प्रमुख आते हैं। चलिए तत्कालीन परिस्थितियों के बारे में हम लोग देखते हैं, सविनय अवज्ञा की ओर कैसे लोगों की मनोस्थिति बनी, महात्मा गांधी जी ने इसका कैसे नेतृत्व किया। हुआ है कि जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया तो कांग्रेस के कुछ नेता जन संघर्षों से थक चुके थे और सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की जरूरत है, ऐसा सोच करके वे लोग थक चुके थे। 1919 की एक घटना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। अब इसमें कांग्रेस में दो तरह का मत हो गया। एक मत यह चाहता था या यह सोचता था कि हम चुनाव में हिस्सा लें, जैसा कि आपने देख चुका असहयोग में चुनाव में हिस्सा लोगों ने नहीं लिया, लेकिन इसमें अब विचारधारा ये बनने लगी कि हम चुनाव में हिस्सा लें और उस हिस्से में विजयी होकर के परिषद में बैठें और ब्रिटिश नीतियों का विरोध करें, साथ ही अब भारतीय राष्ट्रवाद या भारतीय लोगों की नीतियों की वकालत करें। उनका भी दृष्टिकोण अपने स्तर से सही था, क्योंकि जहां कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, जहां कोई आवाज उनके कानों तक नहीं जाने वाली थी, तो ऐसी आवाज उठाने वाला कोई चाहिए। फलस्वरूप यह हो गया कि यह कांग्रेस भी दो मतों में, एक मत ये हुआ कि हम लोग परिषद के चुनाव में भाग लेंगे और एक मत ये हो गया कि परिषद के चुनाव में हम लोग भाग नहीं लेंगे। भाग लेने वालों में से C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने एक परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन कर डाला। थोड़ी सी इसकी परिस्थितियां आप और समझ लें। असहयोग आंदोलन के दौरान तमाम बड़े नेता जेल में डाल दिए गए थे। ऐसी परिस्थिति में C.R. दास और मोतीलाल नेहरू का यह तर्क था, क्योंकि हमारे बड़े नेता जेल में हैं और हम इन साम्राज्यवादी शक्तियों से सीधे नहीं लड़ पा रहे हैं, इसलिए इन लोगों ने सोचा कि क्यों न इनके साथ रह कर इनकी नीतियों का विरोध करते हुए अपनी नीतियों को बढ़ाने का प्रयास किया जाए। फलस्वरूप दो विचारधाराएं, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ज्यादा उग्र आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए थे। अब एक और मत आ गया, कुछ नेता ऐसे भी थे जो उग्रवादी थे और वो ये सोचते थे कि स्वतंत्रता के लिए पूर्ण दबाव बनाना चाहिए।
आंतरिक बहस और असहमत का माहौल कांग्रेस में हो गया। ऐसे में दो तत्व थे जिनमें 20 के दशक के आखिरी सालों में भारतीय राजनीति की रूपरेखा एक बार फिर बदल दी। पहला कारण था, अब आर्थिक कारण पर चलेगी, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर। 1926 से कृषि उत्पादों की कीमत गिरने लगी और 1930 के बाद तो पूरी तरह से धराशायी हो गई। कृषि उत्पादों की मांग गिरी और निर्यात कम होने लगा। किसानों को अपनी उपज बेचना कठिन हो गया और लगान चुकाना तो और भारी पड़ने लगा, क्योंकि अनाज की कीमतों का दाम गिर गया। 1930 के दशक में ग्रामीण इलाकों में भारी उथल पुथल देखने के लिए मिलता है। इसी पृष्ठभूमि में ब्रिटिश ने नई टोरी सरकार ने सर साइमन के नेतृत्व में वैधानिक आयोग का गठन कर दिया। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देना था। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सभी के सभी अंग्रेज थे। यह भी एक इसका निगेटिव पक्ष था। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत विरोध से हुआ और यह नारा लगाया गया कि साइमन कमीशन गो बैक। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इन विरोधियों को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत में डोमिनियन स्टेट का गोलमोल सा ऐलान कर दिया। उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा भी नहीं बताई। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोल मेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस प्रस्ताव से कांग्रेस नेता संतुष्ट नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का तेज तर्रार खेमा आक्रामक तेवर अपनाने लगा। अब यहाँ दो पक्ष हो गए, एक उदारवादी और एक उग्रवादी। ये तो उग्रवादियों का था जो आक्रामक सोच रहे थे। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर इलाहाबाद में कांग्रेस के नेताओं की बैठक 1931 में होती है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी हैं, सुभाष चंद्र बोस जी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। सबका उद्देश्य राष्ट्रवाद था, लेकिन कार्यशैली में थोड़ा अंतर था। कोई उदारवादी था, कोई उग्रवादी था। इसी बीच मध्य मार्गी नेता ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे, लेकिन इस खेमे का प्रभाव घटता जा रहा था। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया। अक्सर एक कंपटीशन में पूछा जाता है कि भारत में पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ के अधिवेशन में हुआ और कब हुआ, तो यह जान लीजिएगा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया और यह अधिवेशन हुआ था लाहौर में। उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। इस उत्सव की ओर बहुत कम ही लोगों का ध्यान दिया। अब स्वतंत्रता की इस अमूर्त विचार को रोजमर्रा जिंदगी के ठोस मुद्दों से जोड़ने के लिए महात्मा गांधी जी को कोई भी और रास्ता ढूंढना था। बच्चों, आप लोग नमक खाते हैं क्या? जाहिर सी बात है, हमारे खाद्यान्नों में नमक सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बिना नमक के हमको स्वाद का पता नहीं चल पाता है। चलिए, आज हम लोग एक रोचक चीज पढ़ते हैं। नमक क्या है? नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। हुआ ये था कि अंग्रेजों ने नमक पर एक ऐसा कानून बना दिया जिसमें उत्पादन का पूरा शक्ति वो अपने पास रखना चाहते थे। और आप जान रहे हैं कि मनुष्य है तो नमक का सेवन।
और घटना ये घटती कि 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया। इनमें से कुछ सामान्य मांगे थी, जबकि कुछ मांगे उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक विभिन्न तबकों से जुड़ी हुई थी। गांधी जी इन मांगों के जरिए समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। गांधी जी की जो 11 मांगी थी, उसमें किसी एक वर्ग विशेष की बात नहीं थी। समाज में जितने भी वर्ग थे, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे उद्योगपति, सबको समाहित करके उन्होंने 11 मांगे रखा था, ताकि सभी उनके अभियान में शामिल हो सकें। यदि सभी वर्गों को लगेगा उनका लाभ है या उनके हितों की सुरक्षा है, तो जाहिर सी बात हो उसमें सपोर्ट करेंगे। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण मांग यह थी कि नमक कर को खत्म करने की बारे में थी। नमक का अमीर गरीब सभी लोग इस्तेमाल करते थे। यह भोजन का एक भी अभिन्न हिस्सा था, जैसा कि आप जानते हैं। इसलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया। महात्मा गांधी का यह पत्र, या कहिए या अल्टीमेटम कहिए, चेतावनी कहिए की तरह था। उन्होंने लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। ये ध्यान रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की परिस्थितियां क्या थी? परिस्थितियां तो अनेक थी, लेकिन वह मुख्य मुद्दा लेकर के निकले थे नमक। और ये भी तिथि याद रखिएगा, कंपटीशन के दृष्टिकोण से 11 मार्च तक उन्होंने अपनी मांग करने की मांग मनवाने के लिए समय दिया था। उस समय इरविन झुकने के लिए तैयार नहीं था। फलस्वरूप गांधी जी, अगला हर एक पॉइंट आपके कंपटीशन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, गांधी जी अपने 75 विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। यह यात्रा साबरमती से गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजरात तटीय कस्बे में जाकर खत्म हुई। यह भी पूछा जाता है कि दांडी मार्च कहां से शुरू हुआ था, उसके कितने अनुयायी थे। फिर से रिवीजन कर लीजिए, 78 विश्व वॉलंटियर थे। साबरमती आश्रम से शुरू हुआ और दांडी तक पहुंचा। गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक हर रोज 10 मील का सफर किया। गांधी जी जहां भी रुकते, हजारों लोग उन्हें सुनने आते। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट कर दिया, आह्वान किया कि लोग अंग्रेजों की शांतिपूर्ण अवज्ञा करें, यानी अंग्रेजों का कहना न माने। अवज्ञा, सविनय अवज्ञा। एक चीज समझ लीजिए, किसी बात को विनय पूर्वक न मानना। ऐसे समझिए जैसे विद्यार्थी से कहा, ये किसी ड्राइवर से कहा जाए कि आप गाड़ी चलाइए। ड्राइवर समय से आएगा, गाड़ी के पास रहेगा, लेकिन कहेगा श्रीमान जी मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा, आपकी बात मानूंगा नहीं। 6 अप्रैल को वह दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर यह कानून का तोड़ा या इस कानून का उल्लंघन किया था। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। तो आप ध्यान रखिएगा, नमक खाते हैं तो सविनय जरूर याद आना चाहिए आपको कि नमक से ही सविनय शुरू हुआ। विनय पूर्वक आग्रह करना, जैसे कि मैंने घरों पर भी उदाहरण दिया, आप लोग ये आंदोलन कर चुके हैं घरों पर कि अपनी बातों को मनवाने के लिए घर पे मम्मी पापा से या किसी आवश्यकता को या किसी चीज को मनवाने के लिए गिड़गिड़ाते हैं, अनुनय विनय करते हैं। जो कुछ चीजें मान ली जाती हैं, कुछ चीजें नहीं भी मानी जाती, परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन गांधी जी ने जो चलाया वो राष्ट्रव्यापी था और उसका कुछ अलग मायने है। ये मैंने आपको समझने के लिए ऐसा उदाहरण दिया ताकि आपको याद रहे। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के मुकाबले किस तरह अलग था, आपको विचार करना चाहिए। असहयोग आंदोलन भी आप पढ़ चुके हैं। इस बार लोगों ने न केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानून का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किए जाने लगा। जैसा कि जान रहे हैं, उनकी जो भी वो कहेंगे उनको मानेंगे नहीं। उस समय क्या था,
असहयोग में कि जो भी करेंगे उसमें सहयोग नहीं करेंगे। अब इसमें आ गया कि जो भी कहेंगे मैं मानूंगा नहीं। देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किया। जैसा कि आप चित्र, एक बड़ा सुंदर चित्र दिया गया आपकी किताब में, देखिए गांधी जी ये नमक दांडी मार्च कर रहे हैं। सविनय अवज्ञा जहां से उत्पन्न होता है, जहां से पैदा होता है। एक चीज और आ गई इसमें, आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार होने लगा, शराब की दुकानों की पिकेटिंग होने लगी, किसानों ने लगान और चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया, गांवों में तैनात कर्मचारी इस्तीफे देने लगे, बहुत सारे स्थानों पर जंगलों में रहने वाले वन कानून का उल्लंघन करने लगे, वे लकड़ी बीनने और मवेशियों को चारा लेने के लिए आरक्षित वनों में घुसने लगे। जैसा कि आपने पिछले आंदोलन में देखा था, उनके ऊपर बैन लगा दिया गया। लेकिन अब लोग हिंसात्मक नहीं, ये ध्यान रखिएगा, विनय पूर्वक, रिक्वेस्ट पूर्वक अपनी बातों को मनवाने का प्रयास करने लगे। इस घटना से चिंतित औपनिवेशिक सरकार, जैसा कि आप उस बार देख चुके हैं, रोलक एक्ट आया था, तब भी ऐसा हुआ था, तो मार्शल लॉ लगा था। इस समय भी कुछ ऐसी नीतियां बनाना शुरू कर देगी सरकार कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी, बहुत सारे स्थानों पर हिंसक टकराव हुए। अप्रैल 1930 में जब महात्मा गांधी के समर्पित सभी साथी अब्दुल गफ्फार खां को गिरफ्तार किया गया, तो गुस्साई भीड़ सशस्त्र बस्तरबंद गाड़ियां और पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पर उतर आए। महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलनों में हिंसात्मकता पर लोग उतरना शुरू हो गए, बहुत सारे लोग मारे गए। महीनों भर बाद महात्मा गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, तो सोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजों के शासन का प्रतीक पुलिस चौकी, नगर पालिका भवनों, अदालतों, रेलवे स्टेशनों पर हमले शुरू कर दिए। वह भी सरकार ने निर्मम दमन का रास्ता अपनाया, शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर हमले किए गए, औरतों बच्चों को मारा पीटा गया और लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया। गांधी जी ने एक बार फिर आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि यह आंदोलन अब हिंसा में परिवर्तित होने लगा था। 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौते पर दस्तखत कर दिया, जिसको गांधी इरविन समझौते के नाम से इतिहास में जाना जाता है। तिथि याद रखिएगा, 5 मार्च 1931। गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर भी अपनी सहमति व्यक्त कर दी। गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस बहिष्कार कर चुकी थी, इसके बदले राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई। दिसंबर 1931 में सम्मेलन के लिए गांधी जी लंदन गए, वहां वार्ता बीच में ही टूट गई और वे निराश होकर के वापस लौट आए। यहां आकर उन्होंने पाया कि सरकार ने नए सिरे से दमन शुरू कर दिया है। खान अब्दुल गफ्फार खां, जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। सभाओं, प्रदर्शनों और बहिष्कारों जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए थे। भारी आशंकाओं के बीच गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू कर दिया और साल भर तक आंदोलन चला, लेकिन 1934 तक आते उसकी गति मंद पड़ने लगी। गति मंद क्यों पड़ने लगी? क्योंकि जो अपेक्षित सफलताएं थी वह नहीं मिल पा रही थी। चूंकि इस सभी आंदोलनों का एक चीज समझ लीजिए आप, कि सब लोग अपने अपने ढंग से मतलब निकालते थे या अपने अपने ढंग से राष्ट्रवाद समझते थे। अब बात आपके अंदर आएगा कि लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया। जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा आंदोलन हुआ तो लोगों के मन मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ा या लोगों ने कैसे कैसे भाग लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल विभिन्न सामाजिक समूह कौन थे, उन्होंने आंदोलन में हिस्सा क्यों लिया, उनके आदर्श क्या थे, ये आपके मन में विचार आना चाहिए। उनके लिए स्वराज का क्या मायने थे। आइए देखते हैं थोड़ा सा
किसानों की क्या स्थिति थी? हुआ ये कि किसान समुदाय जैसे गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। व्यावसायिक फसलों की खेती करने के कारण व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों से बहुत परेशान थे। जब उनको नगद आय खत्म होने लगी तो इसके लिए उन्होंने सरकारी लगान चुकाना नामुमकिन हो गया। सरकार लगान कम करने को तैयार नहीं थी। चारों तरफ असंतोष था। संपन्न किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का बढ़ चढ़कर समर्थन किया। उन्होंने अपने समुदाय को एकजुट किया और कई बार अनिच्छुक सदस्यों को बहिष्कार के लिए मजबूर किया। इसके लिए स्वराज की लड़ाई भारी लगान के खिलाफ लड़ाई थी। कहने का मतलब क्या था? किसानों का ये था कि हमको लगान, क्योंकि हमारी फसल अच्छी नहीं हुई है तो हम लगान नहीं दे पाएंगे, इसलिए उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन अपना लिया। लेकिन जब 1931 में लगानों के घाटे बिना आंदोलन वापस ले लिया गया तो उन्हें बड़ी निराशा हुई। फलस्वरूप जब 1932 में आंदोलन शुरू हुआ तो उसमें से बहुतों ने उसमें हिस्सा लेने से इंकार कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि पहली बार जिस तरह से असफल हो गए थे तो इस बार भी असफल हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, दो पक्ष होते हैं, एक सकारात्मक पक्ष एक नकारात्मक पक्ष। अब चलिए गांव के बड़े किसानों की बात थी। छोटे किसानों को क्या थी? गांव किसान केवल लगान में कमी नहीं चाहते थे, उनमें बहुत सारे किसान जमींदारों के से पट्टे पर जमीन लेकर खेती कर रहे थे। महामंदी लंबी खींची और नगद आमदनी गिरने लगी तो छोटे पट्टेदारों के लिए जमीन का किराया चुकाना भी मुश्किल हो गया। वे चाहते थे कि उन्हें जमींदारों को जो भाड़ा चुकाना पड़ता है, जैसे अपने वहां कहते हैं ना कि साल भर में साल भर के लिए आदमी ने बटाई दे दिया है या एक मुफ्त दे दिया कि इतने रुपए लेंगे और आपको साल में उतना भाड़ा दे देंगे। तो उसी तरह से किसानों को उस समय भी किसान एक भाड़ा ही चुकाते थे, लेकिन जब फसल नहीं होगी तो भाड़ा कहाँ से पाएंगे? तो वे किसान यह उम्मीद लगाते थे कि उन्हें माफ कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने कई रेडिकल आंदोलनों में हिस्सा लिया, जिसका नेतृत्व अक्सर समाजवादियों और कम्युनिस्टों के हाथों में होता था। अमीर किसानों और जमींदारों को नाराजगी के वजह से कांग्रेस भाड़ा विरोधी आंदोलन के समर्थन देने में प्रायः हिचकिचाती थी। थोड़ा सा यहाँ कांग्रेस की कमी थी। बड़े किसानों को तो समाहित कर लेती थी, लेकिन छोटे किसानों को मुद्दों को उठाने में थोड़ी कांग्रेस हिचकिचा रही थी। इसी कारण गरीब किसान और कांग्रेस के बीच संबंध अनिश्चित बने रहे। मतलब कभी तालमेल अच्छा रहता था, कभी पूर्ण विश्वास वाला नहीं था। अब चलिए व्यावसायिक वर्ग की स्थिति देख लेते हैं। व्यापारियों की क्या स्थिति, वे क्या अपेक्षा करते थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में उनका ये मानना था कि पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों को भारी मुनाफा कमाया था और वे ताकतवर हो चुके थे। अपने कारोबार को फैलाने के लिए उन्हें ऐसी औपनिवेशिक नीतियों का विरोध किया जिसके कारण उनकी व्यवसायिक गतिविधियों में रुकावटें आती थी। वे विदेशी वस्तुओं से आयात से सुरक्षा चाहते थे और रुपया स्टर्लिंग विदेशी विनिमय अनुपात में बदलवाना चाहते थे, जिससे आयात में कमी आ जाए। व्यवसायिक हितों को संगठित करने के लिए उन्होंने 1920 में भारतीय औद्योगिक और व्यावसायिक कांग्रेस की स्थापना की और 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ की स्थापना की। अब ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा सा एक कंपटीशन के दृष्टिकोण से अब आपका पॉइंट आ रहा है। पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और जीडी बिरला जैसे जाने माने उद्योगपतियों के नेतृत्व में उद्योगपतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया और पहले सिविल नाफरमानी आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने आंदोलन को आर्थिक सहायता दी और आयातित वस्तुओं को खरीदने या बेचने से इंकार कर दिया। ज्यादातर व्यवसायी स्वराज को ही ऐसे युग के रूप में देखते थे जहां कारोबार पर औपनिवेशिक पाबंदियां नहीं होगी और व्यापार और उद्योग निर्बाध ढंग से फल फूल सकेंगे। गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद व्यवसायिक संगठनों का उत्साह भी मंद पड़ गया। उन्होंने उग्र गतिविधियों का भय था। वे लंबी
अशांति आशंका और कांग्रेस के युवा सदस्यों में समाजवाद को बढ़ते प्रभाव से डरे हुए थे। अब चलिए श्रमिकों को देख लेते हैं। श्रमिक वर्ग सविनय आंदोलन में नागपुर के अलावा और कभी भी बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया। जैसे उद्योगपति कांग्रेस के नजदीक आ रहे थे, मजदूर कांग्रेस से छिटकने लगे। फिर भी कुछ मजदूरों ने सविनय आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार जैसे कुछ गांधीवादी विचारों को कम वेतन व खराब कार्यस्थिति के खिलाफ अपनी लड़ाई से जोड़ दिया। 1930 में रेलवे कामगारों ने और 1932 में गोदी कामगारों ने की हड़ताल हुई। 1930 में छोटा नागपुर टीट खानों में हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर रैलियों और बहिष्कार अभियानों में हिस्सा लिया। फिर भी कांग्रेस अपने कार्यक्रम में मजदूरों की मांगों को समाहित करने में हिचकिचा रही थी। कांग्रेस को लगता था कि इससे उद्योगपति आंदोलन से दूर चले जाएंगे और साम्राज्यवाद विरोधी ताकतें फूट पड़ जाएंगी। इसमें औरतों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। गांधी जी नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों औरतों उनकी बात सुनने के लिए घर से बाहर आए और उन्होंने जुलूस में हिस्सा भी लिया। यह पहला आंदोलन है जहां पर हजारों औरतें किसी आंदोलन में शामिल होती हैं और घरों से बाहर आती हैं। नमक बनाना, जैसे कि आप देख चुके हैं, एक चित्र देख सकते हैं। इस चित्र में राष्ट्रवादी जुलूस औरतें भी शामिल हैं और उन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। बहुत सारी महिलाएं जेल गईं। शहरी इलाकों में ज्यादातर ऊंची जातियों की महिलाएं सक्रिय थीं, जबकि ग्रामीण इलाकों में संपन्न किसानों की महिलाएं आंदोलन में हिस्सा ले रही थीं। गांधी जी के आह्वान के बाद औरतों को राष्ट्र की सेवा करना अपना पवित्र दायित्व दिखाई देने लगा। पहला आंदोलन भारत का है जिसमें महिलाएं भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं। जो महिलाएं घर के ड्योढ़ी के अंदर रहती थी, घूंघट के अंदर रहती थी, सोचिए उस समय वो महिलाएं कैसे राष्ट्रवाद के नाम पर समाज में बाहर आई। लेकिन सार्वजनिक भूमिका में इन इजाफे का मतलब यह नहीं था कि औरतों की स्थिति में कोई भारी बदलाव आने वाला है। गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ अच्छी पत्नी की भूमिका का निर्वहन करना औरतों की असली कर्तव्य है। इसलिए लंबे समय तक कांग्रेस संगठन में किसी महत्वपूर्ण पद पर औरतों को जगह देने से हिचकिचाती रही। कांग्रेस को उसकी प्रतीकात्मक उपस्थिति में ही दिलचस्पी थी। कहने का मतलब महिलाओं को अभी तक कोई विशेष स्थान नहीं मिला था। आज के टॉपिक में बस इतना ही। और आज का प्रश्न लिख लें, सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रारंभ करने वाले कारणों को आप अपने विचारों द्वारा लिखें। आज का दिन आपका शुभ हो। उम्मीद करता हूं जैसे अधिकतर बच्चे नोट्स बनाकर भेज रहे हैं, आप वो प्रोत्साहित होते रहें। उनके नोट अच्छे हैं, कुछ लोगों में फीडबैक भी दिया गया है। सब लोग अच्छा नोट्स बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।